हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। रिसर्च मेथड्स एक एक करके हम ले रहे थे, तो उसमें हमने अलग अलग टाइप्स की मेथड्स देखी अलग अलग बेसिस पे। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है एक्शन रिसर्च। बट उससे पहले आपको इसी तरह के अलग अलग वीडियोस की अगर नोटिफिकेशन चाहिए हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो एक्शन रिसर्च नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एक्शन रिसर्च यानी कि क्या, कि जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट का चांस मिलता है। ओके, मतलब कि कोई एक थ्योरी हो, प्रिंसिपल हो, तो उस पर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली उस पर काम करते हैं। तो इसमें एक्शन रिसर्च में हमने एक्शन रिसर्च के बारे में आप ये जो है पूरा वीडियो बेस्ड है, और आपको इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली द एक्शन रिसर्च। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो होता क्या है एक्शन रिसर्च? इट इज़ डूइंग समथिंग एंड रिसर्च मीन्स विच इज़ एनालाइजिंग। मतलब क्या कि सबसे पहले देखिए, आप क्या करते हो कि प्रॉब्लम को फाइंड करते हो। ओके, रिसर्च में प्रॉब्लम फाइंड करने के बाद आप कहाँ पे जाते हो, हाइपोथेसिस मेकिंग या और जो स्टेप्स है इसमें, वहाँ पे आप जाते हो। ओके, हाइपोथेसिस बनाने के बाद उसको रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। दीज आर सम स्टेप्स। तो उसके बाद आप क्या करते हो कि लास्टली मतलब एंडिंग की जो 2-3 स्टेप्स है, तो उसमें आप एनालाइज करते हो जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है कि आपका वो डेटा सही है या नहीं, वो ऑथोराइज्ड वे से आया है या नहीं। ये आपका कंफर्मेशन कहाँ से होता है? तो डीपली आप जब एनालाइज करते हो तब। तो एनालाइज आप किसके थ्रू करते हो? मतलब आपको उसके लिए एक्शन लेनी पड़ेगी, आपको अलग अलग तरह से उस डेटा के सोर्सेस के बारे में जानना होगा। ओके, तो उसी से आप क्या कर सकते हो कि डेटा को एनालाइज कर सकते हो उस डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद है लर्निंग बाय डूइंग। करते करते आप सीखते हो कि कौन सी चीज़ें किस वे से चलती है, या फिर कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या आपके एरर्स है। उसके बाद वाइड वैरायटी ऑफ इवैल्यूएटिव, इन्वेस्टिगेटिव एंड एनालिटिकल रिसर्च मेथड्स। प्रॉब्लम जो है उसका टोटली मतलब डीपली एनालिसिस या उसको ढूंढने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, जैसे हम डॉक्टर के पास जाने के बाद वो डायग्नोस करते हैं हमारा जो भी डिसीज़ है, ओके, बीमारी है उसके बारे में। तो वो किस तरह से करते हैं? तो अलग अलग वो हमारी टेस्ट करते हैं जिसके थ्रू वो डायग्नोस कर पाए, डीपली एनालाइज कर पाए कि पेशेंट को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम पता ही नहीं चली एग्जैक्ट वे में, तो वो उस पर सोल्यूशन या फिर उस पर जो भी रेमेडी है वो मिल नहीं पाएगी। सो सेम केस है यहाँ पे भी कि टोटल इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, जगह जगह पे जाके एनालिसिस करना पड़ेगा। उसी के थ्रू आपको डायग्नोसिस जो है प्रॉब्लम का वो मिल पाएगा, और प्रॉब्लम के जो भी स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, वो भी आपको पता चलेगी कि किस वे से आपको जाना है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप यहाँ पे ढूंढोगे, नॉट ओनली थियोरेटिकल। मतलब आप कुछ सॉल्यूशन लिखोगे एंड बस उसको एज अ थ्योरी या प्रिंसिपल करके पब्लिश करोगे, तो दैट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। आप यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल मतलब कोई मॉडल ढूंढोगे या फिर कोई तो ऐसा सॉफ्टवेयर या टूल ढूंढोगे जिसके थ्रू वो जो प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो पाए। सो इसी को हम एक्शन रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट है टर्म कॉइंड। मतलब ये एक्शन रिसर्च का जो टर्म है वो किसने लाया था? 1940 में कर्ट लेविन ने। जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट था ये। वो वाइडली कंसिडर्स टू बी द फाउंडर ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का फाउंडर किसको माना जाता है? कर्ट लेविन। सो इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। ओके, सो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। चलते हैं एक्शन रिसर्च के फीचर्स क्या है। तो ये सिचुएशनल है, मतलब जब जब सिचुएशन कोई पर्टिकुलर कंटिजेंसी अराइज होती है तभी ये एक्शन रिसर्च किया जाता है। ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है मोस्टली। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम पे फोकस करके उसका सॉल्यूशन किस तरह से ढूंढा जाए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, उस पे फोकस किया जाता है। उसके बाद इंटरवेंशन इन रियल वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे टोटली प्रैक्टिकल चीज़ें आप ढूंढने जा रहे हो, तो इसमें आपको रियलिटी में जाना पड़ेगा कि एक्चुअल में लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या फिर कोई एक कंपनी या फिर कोई एक स्कूल, कॉलेज, जहाँ का भी रिसर्च हो रहा है तो वहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, वहाँ की रियलिटी क्या है, आप ऑन द स्पॉट फील्ड विजिट करके वो ढूंढते हो। एडॉप्शन ऑफ अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस। अगर ये कोई एक प्रैक्टिस आपकी काम नहीं कर रही है, क्योंकि रिसर्च ये बहुत लेंदी प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो एक अगर आपकी प्रैक्टिस या
कोई एक टूल या कोई एक सॉफ्टवेयर या कोई एक मेथड अगर काम नहीं कर रही है तो दूसरा कौन सा ऑप्शन है आपके पास कि जिसकी वजह से आपका सॉल्यूशन निकल पाए और आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाए, तो ये भी ज़रूरी है। इमीडिएट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, मतलब ये, हाँ, ये कीवर्ड है इसका, इमीडिएट, मतलब आपकी जो सिचुएशन है वहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है वो इमीडिएट होना चाहिए। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी मेथड्स, टेक्निक्स, टूल्स, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस रिसोर्स, ये सारा का इन्वॉल्वमेंट जो है वो रहता है। क्यों? क्योंकि इमीडिएट सॉल्यूशन आपको वहाँ पे ढूंढना होता है। सोशल साइंस गोल्स को अचीव यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद कोलैबोरेटिव एंड पार्टिसिपेटरी ये रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि सारे रिसोर्सेज को आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है टू फाइंड द प्रॉपर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ऑब्वियसली अगर कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज नहीं रहेगा तो फिर आपका सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा जो हमें इमीडिएटली चाहिए था। ओके, नेक्स्ट को लर्निंग, मतलब यहाँ पे आप लर्निंग बाय डूइंग, मतलब क्या करते हो कि करते करते सीखते हो, और सीखते सीखते आपका जो आउटकम निकल के आता है कोऑपरेटिवली वो बेस्ट रहता है। उसके बाद इन शॉर्ट कि यहाँ पे टीम स्पिरिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। सेल्फ इवैल्यूएटिव रहता है, अगर आपका कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है तो वो क्यों नहीं निकल पा रहा है, आप जो रिसर्चर है वो सेल्फ इवैल्यूएट करता है कि कहाँ कहाँ कमी है, किस तरह से जाना चाहिए था और क्या क्या गलतियाँ हो रही है, ये सारी चीज़ें वो सेल्फ इवैल्यूएट करता है और उस पर वो फिर से ना रिपीट हो इसकी खबरदारी लेता है। एक्शन रिसर्च इज़ अ प्रोसेस, मैंने जब कहा कि ये क्या है, एक्चुअली प्रोसेस है, ये इमीडिएटली नहीं होता है, इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसके बाद है एक्शन रिसर्च इज़ अ प्रोसेस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो जो भी प्रॉब्लम निकल के आई है उसका आपको इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप डायरेक्टली रैंडमली कहीं पे भी जाके उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हो। सबसे पहले आपका माइंड स्टेबल होने के बाद आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग मतलब क्या कि इनिशियल रिफ्लेक्शन, आपको उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या क्या प्लानिंग, क्या क्या रिसोर्सेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, पहले तो प्रॉब्लम को डीपली एनालाइज करके एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है उसका रिवाइज या रिपीटली एनालाइज करके आपको ढूंढना पड़ेगा। एंड चेंजेस टू ओवरकम द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है ये आपको देखना होगा। सो सबसे पहले तो प्लान है, आपको पता चला, पहली स्टेप है प्लान। नेक्स्ट है एक्शन, अभी आपको एक्शन लेनी है, आपका प्लान रेडी है, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है उसका प्लान या मॉडल रेडी है, अभी एक्शन लेनी है कि कौन से इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, पेंटर्स, प्लम्बर्स को आपको कलेक्ट करना है, गैदर करना है, तो इसके हिसाब से आपको एक्शन लेनी है। ये टाइम बाउंड होगा, मतलब स्पेसिफिक एक टाइमलाइन में ही आपको ये सारा कलेक्ट करना होगा रिसोर्सेज। सिस्टमेटिक एनालिसिस करना होगा उसका कि ये रिसोर्सेज कहाँ कहाँ अलोकेट या डिस्ट्रीब्यूट किए जाए जिसकी वजह से काम इजीली और जल्दी हो सके। रिजल्ट्स टू बी रिकॉर्डेड, जो भी रिजल्ट्स इन रिसोर्सेज के थ्रू आपने ऑब्टेन किए हैं तो वो रिकॉर्ड होने चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे ख़त्म हुआ है। ओके, सो डेट वाइज रिकॉर्ड्स आप बोल सकते हो। उसके बाद है ऑब्जर्व, मतलब आप पहले प्लान करोगे, उसके ऊपर एक्शन लोगे, एंड एक्शन लेने के बाद जो रिजल्ट्स आए उसका आप ऑब्जर्वेशन करोगे कि आर द रिजल्ट्स आर सेटिस्फैक्ट्री, मतलब आप उस रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो क्या, या फिर क्या क्या हेल्पफुल है। मतलब आपको रिजल्ट्स आने के बाद ऐसा नहीं कि सारा काम हो गया, आपको उसकी रिपोर्ट बनानी होगी। आपने जो भी सॉल्यूशन निकाला है उसको आपको एक रिपोर्ट में लिखना होगा कि जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या क्या प्रिपरेशन की थी, आपने कैसे कैसे एक्शन लिया उस पर, एंड आपने फाइनली उसका आउटकम कैसे निकाला कि जिसके थ्रू आपको फ्यूचर में इस रिपोर्ट की गाइडेंस मिल पाए। ओके, फ्यूचर प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। एंड फोर्थ वन इज़ रिफ्लेक्शन, अभी क्या रिफ्लेक्ट होगा, ऑब्वियसली आउटकम या रिजल्ट्स। इनिशिएट चेंजेस इन टीचिंग स्ट्रैटेजी आफ्टर ऑब्टेनिंग एंड एनालाइजिंग द रिजल्ट्स, एम टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी रिसर्चर है, रिसर्चर के केस में भी रिफ्लेक्शन आएगा रिपोर्ट्स के थ्रू, उसका आउटकम दिखने लगेगा। और इन द फील्ड ऑफ टीचिंग क्या होगा कि आप एक्शन रिसर्च में अगर फॉर एग्जांपल एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं कि स्टूडेंट्स को कोई एक टॉपिक या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रही है,
टीचर ने दूसरे दिन क्या किया, कोई एक मेथड या टूल या कोई पीपीटी बनाया या कोई प्रोजेक्ट बना के दिखाया या फिर कोई शॉर्ट फिल्म दिखाई कि जिसके थ्रू वो कंसेप्ट उनको पता चले। तो उन्होंने उसके लिए पहले प्लान किया, उसके ऊपर एक्शन लिया, मतलब पीपीटी या जो भी है वो बना के दिखाया, ऑब्ज़र्व किया कि स्टूडेंट को वो कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है, एंड उसके बाद रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स को सच्ची में पता चला है वो कंसेप्ट या नहीं। तो वो क्वेश्चंस करेंगे कि ये टीचर हमें समझ में आया बट यहाँ पे ये ऐसा क्यों है। तो ये है 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू स्टूडेंट जो है वो उनको कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली समझ में आ जाएगा, जो किसकी वजह से हो सकेगा, न्यू मेथड अडॉप्ट करने की वजह से। सो आई होप आपको एक्शन रिसर्च का एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। सो ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि एक्शन रिसर्च की प्रोसेस में कौन सी स्टेप्स होती है। तो प्लानिंग, एक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड लास्ट रिफ्लेक्शन। उसके बाद एक्शन रिसर्च का स्कोप क्या क्या है रिसर्चर की फील्ड में। करिकुलम प्लान कर सकते हो आप इसके बेसिस पे, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का होता है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ओके, कि करिकुलम आप प्लान कर सकते हो, कोर्स मटेरियल को डेवलप कर सकते हो स्टूडेंट को कंसिडर करके, प्रोग्राम डिलीवरी एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ अलग अलग अपडेट या चेंज कर सकते हो, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को जो है टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस जो है वो और ज़्यादा बेटर हो सके। स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये रेगुलरली होता है, अलग अलग एग्जामिनेशंस, प्रोजेक्ट्स या फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें करके, एक्टिविटीज़ अलग अलग तरह की। तो इस तरह से उनका असेसमेंट या इवैल्यूएशन होता है कि किस स्टूडेंट को कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। स्टाफ डेवलपमेंट भी यहाँ पे होता है कि जैसे स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसी तरह से वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए उस टीचर की भी उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो वो डेवलप करने के लिए भी अलग अलग कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टाफ डेवलपमेंट। उसके बाद है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कंपनी। सो इसके बिना तो आप एक्शन रिसर्च ऑपरेट ही नहीं कर सकते हो। सो मैनेज, जिसमें प्लानिंग भी इंक्लूडेड है, ओके, तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी आप जो आगे चल के जो मैनेजमेंट फील्ड से अलग अलग तरह की या गवर्नमेंट फील्ड से, तो वहाँ पे भी एक्शन रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिहेवियरल चेंजेस, मतलब स्टूडेंट के बिहेवियर में अलग अलग न्यू मेथड्स अडॉप्ट करने की वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसका एटीट्यूड कैसे निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हुआ है। वैल्यूज़, उसमें कौन सी डेवलप हुई है, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, फेथफुलनेस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उसका कैरेक्टर कैसे डेवलप हुआ है। स्टाफ मोटिवेशन एक्सेट्रा, मतलब स्टाफ को अलग अलग रूटीन अगर वो मेथड्स यूज़ करे हमेशा, तो टीचर को भी कुछ चैलेंजिंग नहीं लगेगा एंड स्टूडेंट भी बोर हो जाएंगे और उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। बट हमेशा कुछ चेंजेस अगर सिलेबस, करिकुलम या मेथड्स में किए जाए टीचिंग की, तो स्टाफ का भी मोटिवेशन बना रहता है कि हमें कुछ नया करना है और स्टूडेंट को भी वो कॉन्सेप्ट्स या जो भी टॉपिक्स है वो इजीली समझ में आ जाते हैं। और कुछ नया अगर हो सीखने को, तो स्टूडेंट्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। सो एट द एंड आपको ये पता चला होगा कि एक्शन रिसर्च जो है वो पर्टिकुलरली किस पे डिपेंड होता है, तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूविंग प्रैक्टिसेस। जहाँ जहाँ वीकनेसेस है वहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत अगर हो तो किसकी हेल्प ली जाती है, दैट इज़ एक्शन रिसर्च। ओके, सो दिस इज़ द कोर ऑफ द एक्शन रिसर्च। सो आई होप आपको आज का एक्शन रिसर्च जो है वो टोटली समझ में आ गया होगा। एंड इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए, आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।